गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे उनका प्रमुख दूसरा सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद, जिसको नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि समझेंगे कि इन्होंने इसके संबंध में क्या अपना इस सिद्धांत में प्रतिपादित किए हैं, उनके क्या प्रमुख विचार हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मार्क्स का मानना था, यहाँ क्या है कि मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं थे जो ये बताते थे कि इतिहास कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्य का परिणाम मात्र समझा है। कहने के तात्पर्य मार्क्स इस बात पर पूरी असहमति जताते हैं कि जो विद्वान जो ये मानते हैं कि इतिहास क्या है और जो कहते हैं कि इतिहास एक महान व्यक्तियों के विशेष कार्यों का परिणाम मात्र है और कुछ नहीं है, मार्क्स इसका पूरा खंडन करते हैं। बोले नहीं, ये गलत है, मेरा इसमें यकीन नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, ये सब गलत बात है। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। जो भी इतिहास में घटित हुआ है, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, युद्ध, संध्या, जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है हर एक मामलों में, प्रत्येक मामलों में, वो केवल और केवल क्या है, अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक मामलों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके साथ उसकी न्याय व्यवस्था का अपन अध्ययन करेंगे, उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो इनका असली रूप से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको वहाँ पर उसके आर्थिक ढांचे को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक किसी में उसका आर्थिक ढांचे का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन, न्याय व्यवस्था का बिल्कुल भी हमें ज्ञान नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, आर्थिक ढांचे, और आर्थिक ढांचे के या आर्थिक अवस्था के आधार पर ही सब कुछ परिवर्तन होते हैं। इसलिए सबसे प्रमुख हमें किसकी तरफ देखना चाहिए, केवल आर्थिक अवस्था के बारे में। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं, परंतु केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। मतलब मनुष्य की जो अपनी क्रियाएं होती हैं, जो अपने जीवन काल में जीवन यापन करने समय जो भी घटनाक्रम होता है, जिनसे उसका पाला पड़ता है, तो वो अपन कहेंगे नहीं, नैतिकता है, धर्म है, राष्ट्रीयता है, इनसे प्रभावित हो रही है, ये कुछ भी नहीं है। मार्क्स कहते हैं ये सब बकवास बात है क्या जिससे वो प्रभावित होता है, वो होती है आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक तत्व होते हैं या आर्थिक क्रियाएं होती हैं कि उन्हीं वजह से वो प्रभावित होता है, जिनसे उसके जीवन में बदलाव आता है, उसके जीवन में परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए हम ये मान के चले कि नहीं, ये तो महान व्यक्तियों की देन है, महान व्यक्तियों को कुछ विशेष कार्य किए गए, इसलिए हम इतिहास में उनका अध्ययन करते हैं। ये नहीं है, सब थोथी बातें, खोखली बातें। वास्तव तो क्या है कि जो कुछ भी इतिहास में अध्ययन करते हैं और सब कुछ घटना है, वो किससे संबंधित है, आर्थिक अवस्था या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए जो कुछ भी आप इतिहास में उठा के आप अध्ययन करेंगे किसी भी व्यवस्था के बारे में, चाहे राजनीतिक हो, न्यायिक हो, किसी प्रकार से हो, तो सबसे पहले उसमें आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, आपको उसमें आर्थिक तत्व की ओर मुड़ना होगा। आर्थिक तत्व का अध्ययन करोगे तभी आपको श्रेष्ठ जो भी तत्व हैं वो समझ में आएंगे। बिना आर्थिक तत्वों को हाथ लगाए आप किसी प्रकार से कोई भी नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं भी अगर प्रभावित होता है तो आप कहेंगे नहीं, ये तो प्राकृतिक कानून है, नैतिकता है, धर्म के बताए हुए सिद्धांत हैं, ये राष्ट्र है, राष्ट्रीयता से जुड़े जो भाव हैं, ये सब दूर की बात है। सबसे पहले वो प्रभावित होगा इससे, आर्थिक तत्वों से, ठीक है। इसलिए मार्क्स ने क्या किया है कि अपने इस सिद्धांत में इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ध्यान रखना टाइटल क्या है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, मतलब इतिहास में जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कुछ हो चुका है, वो सब आर्थिक अवस्था या आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक तत्वों की वजह से हुआ है।
इसलिए कहते हैं कि आर्थिक व्याख्या के आधार पर हम मानवीय इतिहास की 6 अवस्था जो हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें से उन्होंने बताया कि 4 अवस्था तो गुजर चुकी है और 2 अवस्था अभी इंतजार में है, आने वाली है। 6 अवस्था बताइए। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बेझिझक जवाब दे सकते हो कि मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की कितनी अवस्था बताई है? 6। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी है दास अवस्था, तीसरी है सामंती अवस्था, चौथी है पूंजीवादी अवस्था, 5वीं है सर्वहारा का अधिनायकत्व और 6ठी है साम्यवाद। आई बात समझ में? तो आप देखिए, आदिम साम्यवादी अवस्था से हम विकास करते करते दास अवस्था में आए, दास अवस्था से सामंती अवस्था में आए, पूंजीवादी अवस्था तक पहुंच गए हैं। मतलब ये 4 अवस्था तो बिल्कुल आ चुकी है, ये 4 अवस्था तो आ चुकी है। अब मार्क्स कहता है कि अभी 2 अवस्था आने वाली है। कौन कौन सी? एक है सर्वहारा का अधिनायकत्व और फिर सर्वहारा का अधिनायकत्व आने के बाद में फिर उसके तुरंत बाद क्या आएगी? साम्यवाद। और फिर वो साम्यवाद कैसा होगा? जो बिल्कुल आदिम साम्यवाद अवस्था है, आदिम साम्यवादी अवस्था थी, उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कभी भी ये भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि मार्क्स के अनुसार जो मानवीय इतिहास की जो अवस्था बताई है उसमें से कौन कौन सी आ चुकी है और कौन कौन सी आने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 आ चुकी है, आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी अवस्था। और कौन से 2 आने वाली है? सर्वहारा का अधिनायकत्व और साम्यवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये बातें अपनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। अब हम समझते हैं कि आदिम साम्यवादी अवस्था क्या है। एक एक अवस्था का हम डिटेल से इसको समझेंगे कि आदिम साम्यवादी अवस्था क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अवस्था है, यहाँ पर उत्पादन के तरीके बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। पत्थर के औजार हैं, धनुष बाण है, यही उत्पादन के मुख्य साधन है। क्योंकि यहाँ पर विज्ञान तकनीक का कोई विकास नहीं है। मनुष्य जंगली जीवन कर रहा है, जंगलों में रह रहा है, कंदमूल खा रहा है। जो भी उसको सुबह उठा, भूख लगी, शिकार कर लिया, मछली मार ली, वनों से कंदमूल एकत्रित कर लिए, खा लिया, सो गया, बस वापस खड़ा हो गया, चल दिया। किसी प्रकार से कोई भी किसी पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई उसका परिवार नहीं है, बिल्कुल जंगली जीवन की तरह जीवन यापन कर रहा है। इसलिए उसकी आवश्यकता सीमित है। उत्पादन के जो साधन है वो बहुत सरल है। क्या है? पत्थर के औजार कोई भी बना ले, धनुष बाण कोई भी बना ले, कोई तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। तो औजार, पत्थर के औजार और धनुष बाण उसके उत्पादन के मुख्य साधन थे। इनसे वो शिकार करता, मछली मारता, वनों से जो भी जड़ी बूटी, कंदमूल जो भी होता था एकत्रित करता, ये उसका व्यवसाय था। आई बात समझ में? भोजन प्राप्त करने और वन्य जीवों से अपनी रक्षा करने के लिए वो सामूहिक शक्ति जरूरी थी। अब एक तो भोजन प्राप्त करना और दूसरे जो वन्य जीव होते थे, जो खूंखार वन्य जीव होते थे, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए वो ये समझता था कि हम सब मनुष्य एकत्रित रहें तो बेहतर रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? मनुष्य ने झुंड बनाकर साथ साथ रहना शुरू किया। तो आप समझते हैं कि आदिम समय व्यवस्था में मनुष्य क्या करते हैं? एक समूह के रूप में एक झुंड बनाकर साथ में रहते हैं। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। और जो भी मनुष्य जो भी है वो सामूहिक रहते हैं, एक झुंड या समूह में रहते थे। तो जो भी उत्पादन के साधन होते थे, जो भी उत्पादन करते थे, तो सबका सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। कोई दावा नहीं करता था कि ये मेरा है, ये तेरा है, तेरे मेरी की भावना इस अवस्था में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि इस अवस्था में उत्पादन के साधन बिल्कुल सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में न निजी संपत्ति है, न विवाह प्रथा है, न परिवार है, सब समान है। कोई किसी का शोषण नहीं करता है। आई बात समझ में? न तो व्यक्तिगत संपत्ति है, न उसका कोई परिवार है और न ही किसी प्रकार की विवाह प्रथा है। ये हम कह सकते हैं कि पशु तुल्य जीवन की तरह एकदम जी रहे हैं, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं है। तो मार्क्स इस अवस्था को क्या कहता है? आदिम साम्यवादी अवस्था। इसको कहा जाता है साम्यवादी अवस्था। आई बात समझ? ये हुई आदिम साम्यवादी अवस्था, जहाँ न किसी का शोषण है, न किसी पर अत्याचार है, जो कुछ है वो सबका है, सामूहिक रहते हैं, सामूहिक खाते पीते हैं और बस सामूहिक जीवन यापन करते हैं। कोई अपना, तेरा, मेरा, पराया कुछ भी नहीं है, जो है वो सबका है। आई बात समझ में? ये चीज़ हो गई। और फिर देखिए धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन क्या आता है? सेकेंड जो अवस्था है वो दास अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि समय के साथ साथ भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। समय के साथ भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। व्यक्तिगत कृषि, पशुपालन करने लगे। आई बात समझ में? ध्यान रखना,
आदिम साम्यवादी अवस्था से थोड़ी सी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता है। क्या होता है परिवर्तन? कि व्यक्तिगत कृषि का जो उद्भव हो गया, शुरुआत हो गई, पशुपालन करने लगे। इससे समाज में क्या होगा कि कृषि से, पशुपालन से थोड़े बहुत लोगों के पास निजी संपत्ति का एक प्रकार से उदय हो गया, निजी संपत्ति उदय हो गई। और श्रम विभाजन पैदा हो गया कि आप कृषि करोगे, आप श्रम पशुपालन करोगे, आप ये करोगे, सबका अलग अलग हो गया, श्रम विभाजन हो गया। जिन व्यक्तियों द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उससे बलपूर्वक काम कराने लगे। अब उनको लगता है कि मेरी इतनी संपत्ति बनी है, अगर मैं कुछ ज़्यादा करूँ, ज़्यादा कुछ करूँ तो मैं और भी ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने सोचा, उसमें संपत्ति भूमि हुआ करती थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये बहुत सारी भूमि है, ये अगर इस पर कब्जा कर लूँ तो फिर मैं यहाँ पर कृषि करूँगा, पशुपालन करूँगा, तो इससे मुझे बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में संपत्ति प्राप्त होगी। तो संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया उसने, वो जो उत्पादन के साधन थे उन पर अधिकार करना जमा करना शुरू कर दिया। तो जो व्यक्ति शक्तिशाली थे, वो दूसरे जो गरीब लोग थे ऐसे को उन्होंने दास बनाना शुरू कर दिया गया। जो कमज़ोर थे, इनके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होती थी, उनको क्या बनाना शुरू कर दिया, दास बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझते हैं कि जो आदिम समाज में स्वतंत्र थे, समानता थी, वो अब समाप्त हो गई, क्योंकि वहाँ सब एक समान है, कोई छोटा मोटा ऊंच नीच किसी प्रकार का कुछ नहीं, क्योंकि संपत्ति नहीं तो क्या होगा उसमें, सब स्वतंत्र है, सब समान है। लेकिन अब इस दास अवस्था में क्या होता है कि व्यक्तिगत पूंजी का उद्भव होता है, कृषि पशुपालन का विकास होता है, निजी संपत्ति उद्भव हुई, श्रम विभाजन पैदा हो गया, फिर कुछ विशेष लोगों ने उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया, दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, दास बना दिया। अब स्वतंत्रता समानता समाप्त हो गई, और इस अवस्था में क्या होता है कि समाज में स्वामी और दास दो अलग अलग वर्गों का विभाजन हो गया। एक स्वामी हो गया जो शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न है, उसके पास सब कुछ है, और एक वो जो दास है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब क्या किया, स्वामी ने दास का शोषण शुरू कर दिया गया। स्वामी ने क्या कर दिया, दास का शोषण प्रारंभ कर दिया। ये कहलाती है दास अवस्था। और फिर धीरे धीरे और परिस्थितियाँ बदलती हैं। तीसरी अवस्था आती है सामंती अवस्था। कौन सी, सामंती अवस्था। इसमें क्या है देखो, इस अवस्था में उत्पादन के साधनों की उन्नति हुई, क्योंकि देखो समय बढ़ता है, तकनीक बढ़ती है, बदलाव आता है, हर चीज़ में कुछ न कुछ नया आता है। तो और भी उत्पादन के साधनों में बहुत उन्नति हुई। लोहे के हल आने लगे, करघे, कृषि, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ, जो पहले कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ होने लगा। इन कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई, है ना। भाई कपड़ा बनाना है, बागवानी करनी है, या और भी किसी प्रकार का और भी कुछ काम है, तो इससे क्या होगा कि कुशल कारीगरों या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई, जो अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करें। अतः अब दास व्यवस्था के स्थान पर सामंती अवस्था आ गई। और इस अवस्था में क्या गए, सामंत समस्त भूमि पर उत्पादन साधनों के जो स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य किसान और श्रमिक करते थे। ठीक है, मतलब ये जो काम होता था वो कौन करते थे, किसान और श्रमिक करते थे। तो समझ सकते हैं कि ये लोग अपने काम कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामंतों ने बड़े भूभाग पर जमीन पर कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती दस्तकारी इस प्रकार काम करके मजदूरों श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर उनका शोषण करना शुरू कर रखा था। तो दास अवस्था में शोषण है, सामंती अवस्था में शोषण है। तो समझ रहे हैं कि दो वर्ग पैदा हो ही गए, एक स्वामी और दूसरा दास। ठीक है, सामंत अवस्था में भी यही है, सामंत और किसान या श्रमिक जो भी के ये अवस्था है। और फिर देखते हैं अवस्था धीरे धीरे बदलती पूंजीवादी अवस्था आती है, और पूंजीवादी अवस्था में हम सब लोग रह रहे हैं। चौथी अवस्था जिसमें हम सभी ये सब रह रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, आपको सभी को पता है, आपने विश्व इतिहास पढ़ा है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति का उद्भव होता है। क्या होती है, औद्योगिक क्रांति आती है, जिसमें उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, क्योंकि अब मशीनें आ गई, आविष्कार हुए, तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हो गया। इस अवस्था में जो पूंजीपति थे वो उत्पादन के साधनों में स्वामी होते हैं। जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, वो लोग इन उत्पादनों के साधनों में क्या हो गए, स्वामी हो गए। लेकिन वस्तुओं के उत्पादन कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता था, कि जो भी वस्तु का निर्माण करना है वो कौन करेंगे, श्रमिक करेंगे। तो वस्तुओं के उत्पादन का वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, क्योंकि अब मशीन आ गई थी। किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन न होने के कारण वे पूंजीपतियों का भयंकर रूप से शिकार होते जा रहे थे। उनका पूंजीपति भी भयंकर रूप से शिकार हो रहे थे। उनका काम कई घंटों अनवरत रूप से 24 घंटे काम करना पड़ रहा था।
किसी प्रकार की छुट्टी नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, बहुत बदतर स्थिति में ये वो अपना श्रमिक है जीवन जी रहे थे। तो समझ सकते हैं कि इस अवस्था में एक पूंजीपति और एक गरीब, एक अमीर दूसरा निर्धन, दो वर्ग, या फिर अगर मार्क्स की भाषा में कहें तो एक बुर्जुआ जो अमीर कहलाता है, एक सर्वहारा जो बेचारा गरीब कहलाता है। बुर्जुआ और सर्वहारा, अमीर और गरीब के मध्य संघर्ष की स्थिति अब उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि श्रमिक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का शोषण करके, मजदूरों से काम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके मुनाफा कमाओ। मजदूर ये चाहते थे कि हमको न तो हमारी मजदूरी मिलती है, न हमारे एक जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो रही है। हमें 22 घंटे 24 घंटों में से 20 घंटे काम करना पड़ रहा है, न हम परिवार के, न बच्चों के, न हमारे बच्चों के लिए परिवार के लिए सुख सुविधा है, हमारा ज़बरदस्त तरीके से शोषण हो रहा है। तो ये पूरा ये संघर्ष स्थिति उत्पन्न होती है। और फिर ये जब संघर्ष बढ़ता अपने चरमोत्कर्ष मतलब चरम सीमा पर ये संघर्ष पहुंचता है, तब फिर ये क्या करता है, पूंजीवाद को समाप्त करता है। क्या करता है, पूंजीवाद को समाप्त करता है। अब पूंजीवाद की समाप्ति कैसे होती है, तो देखो ये पूंजीवाद यानी इस 4 अवस्था को हमने देखा, तो ये 4 अवस्था तो आ चुकी है। अब मार्क्स घोषणा ये करते हैं कि आगे की जो अवस्था है वो अब जरूर आएगी। वो कौन सी है, पहली आएगी, 5वीं आएगी सर्वहारा का अधिनायकत्व, और उसके बाद साम्यवाद आएगी। देखो श्रमिक वर्ग का जो अधिनायकत्व की अवस्था है वो किस प्रकार से आती है, समझिए आप। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया होगी। आपको पता है, वाद, प्रतिवाद और समवाद। याद आया आपको जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वाद, प्रतिवाद, समवाद। अब इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की जो 5वीं अवस्था, जिसको हमने कहा है कि श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व की अवस्था आएगी। और इस युग में क्या होगा कि जितने भी श्रमिक हैं सब एक हो जाएंगे, उत्पादन प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण कर लेंगे और खूनी क्रांति करेंगे। जो सर्वहारा वर्ग के जो मजदूर हैं उनकी संख्या लाखों में है, और जो बुर्जुआ वर्ग, जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनकी संख्या है बहुत सीमित, उनकी संख्या है कम। तो बहुत संख्या में होने वाला सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा किसके खिलाफ, इस बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ, और जबरदस्त तरीके से इस खूनी क्रांति के फलस्वरूप अमीरों का, इन बुर्जुआ का नाश कर लेगी, और सब कुछ उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार इसका होगा सर्वहारा का, और पूंजीवाद का अंत कर देंगे। और श्रमिक वर्ग का क्या स्थापित हो जाएगा, अधिनायक, श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, सब कुछ श्रमिकों के लिए नियंत्रण में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। इसलिए मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, वो किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, वो सब देश के मजदूरों का यही हाल है। यहाँ शोषण हो रहा है, वहाँ शोषण हो रहा है, हर जगह मजदूरों का शोषण हो रहा है। इसलिए विश्व के मजदूर तुम सब एक हो जाओ, और इस फलस्वरूप क्या होगी, क्रांति होगी, और इस पूंजीवाद का सर्वनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और ये सब कुछ शक्तियाँ किसके हाथों में आ जाएगी, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग के, और फिर ये इनका अधिनायक या अधिनायक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ये अवस्था अब आने वाली है, ऐसा मार्क्स कहते थे। आई नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन मार्क्स कहते थे कि ये 5 अवस्था आएगी। अब ये होने के बाद फिर अंतिम में आएगी कौन सी, साम्यवादी अवस्था। कौन सी, साम्यवादी अवस्था। अब देखिए, ये कहते हैं कि जब पूंजीवादी तत्वों का पूर्ण विनाश के बाद, जब पूंजीवादी तत्व हैं सब पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब ये कहते हैं कि भाई आप मजदूरों के अधिनायकवाद की, क्योंकि अधिनायकवाद तो तानाशाही होता है, तो बोले कि तानाशाही जरूरी है, सब कुछ शक्तियाँ मजदूरों के पास होगी तभी तो ये पूंजीवाद का सर्वनाश करेंगे। जब उनके पास ताकत नहीं होगी तो पूंजीवाद का अंत नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद का पूरी तरह से विनाश होने के बाद मानवीय व्यवस्था की जो अंतिम अवस्था होगी वो साम्यवाद की अवस्था होगी। और वो साम्यवाद की अवस्था कैसे होगी, उस समय राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए वो राज्य विहीन होगी। और वर्ग विहीन मतलब उसमें अमीर, गरीब, बुर्जुआ, सर्वहारा जैसे कोई वर्ग नहीं होंगे, सब मनुष्य एक समान होंगे। और शोषण विहीन मतलब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक समान होंगे। इसलिए ध्यान रखना कि राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन जो अवस्था होगी उसको क्या कहेंगे, साम्यवादी अवस्था। इसमें आप देखेंगे कि क्या बताया है कि मार्क्स कहते हैं कि ये जो समाज होगा वो समाज में न राज्य रहेगा न वर्ग रहेगा, इसमें केवल एक श्रमिक वर्ग होगा और वो ही एक राज्य, एक वर्गीय संस्था के रूप में रहेगा।
ठीक है। और फिर वर्गवीर समाज में राज्य स्वतः ही धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे कि केवल मात्र जो ये श्रमिक वर्ग के रूप में होंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार फिर उसको प्राप्त करेगा। जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही प्राप्त करेगा और संतुष्ट रहेगा, और जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार वो काम करेगा। इसलिए ये हमारा साम्यवादी समाज चलता रहेगा। आप देखिए, अब प्राचीन साम्यवादी अवस्था और इस साम्यवादी अवस्था में क्या समानता स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन साम्यवादी अवस्था में कोई किसी का शोषण नहीं करता है, वहाँ स्वतंत्रता समानता है, वहाँ किसी प्रकार से कोई भी इसी प्रकार का कि एक वर्ग के द्वारा दूसरा वर्ग ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इस साम्यवादी अवस्था में न राज्य रहेगा, न वर्ग रहेगा, न किसी प्रकार का शोषण रहेगा। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। किसी प्रकार के कोई भी शोषण नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह वो वापस लौट के आए। कौन सा? साम्यवाद, जो कभी आदिम साम्यवाद में किसी का कोई शोषण नहीं करता था, और वो अवस्था किसमें मिल सकती है? साम्यवाद में। तो इस प्रकार से इस पूरे इतिहास के उन्होंने आर्थिक आधार पर व्याख्या किए हैं कि दुनिया में जो कुछ भी घटनाक्रम होता है उसका मूल तत्व क्या है? आर्थिक तत्व या आर्थिक क्षेत्र। इसी के आधार पर सब कुछ इतिहास में घटनाएं घटित होती है। तो मैंने आपको ये स्पष्ट किया मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित आर्थिक व्याख्या के संबंध में जो मानवीय इतिहास की 6 अवस्था बताई है उनके बारे में एक एक करके हमने आज स्पष्ट किया।